मतलब कल्पना कीजिए कि किसी कारखाने में 325 वोल्ट के एक हाई टेंशन पैनल पर काम चल रहा है। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। बिल्कुल, और सब कुछ एकदम सुरक्षित लग रहा है, लेकिन अचानक एक भयानक फ्लैश होता है। कारण वही कुछ छोटी सी मानवीय भूल। हाँ, बस एक स्क्रू ड्राइवर के इंसुलेशन पर बालों के बराबर की एक मामूली सी खरोंच, जिसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया था। और यही खरोंच तबाही मचा देती है। एकदम सही कहा आपने। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी अदृश्य विज्ञान पर बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो व्यावसायिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और करियर में महारत हासिल करने की एक बहुत ही शानदार गाइड है। बिल्कुल, और ये गाइड सिर्फ तारों और औजारों की बात नहीं करती। ये उस मास्टर माइंडसेट को डिकोड करती है जो एक साधारण इलेक्ट्रिशियन को एक सिस्टम एनालिस्ट में बदल देता है। हाँ, और इसी मानसिकता की शुरुआत होती है टूल किट से। मतलब हम सब जानते हैं कि लाइनमैन प्लायर्स या वो बिना छुए वोल्टेज बताने वाला NCVT टेस्टर कैसे काम करता है। सही बात है, वो तो बेसिक टूल्स हैं। पर मुझे जो सबसे दिलचस्प लगा वो था टूल ऑडिट का कॉन्सेप्ट। आमतौर पर लोग टूल ऑडिट को बस इन्वेंट्री गिनने या टूल्स को साफ रखने का काम मान लेते हैं। देखिए, टूल ऑडिट कोई हाउसकीपिंग का काम नहीं है। हाँ? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये सीधे तौर पर उस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के टूटने से जुड़ा है? एकदम। जब हम 1000 वोल्ट रेटेड VDE इंसुलेटेड टूल्स की बात करते हैं, तो इंसुलेशन पर वो जो छोटी सी खरोच आपने बताई ना, हाँ, वो खरोच केवल टूल का घिसना नहीं है, वो एक डाइलेक्ट्रिक बैरियर का टूटना है। हाई वोल्टेज में करंट उस छोटे से कमजोर पॉइंट से हवा में आर्क बना सकता है। अरे बाप रे, मतलब हवा के जरिए करंट बह सकता है? हाँ, बिल्कुल। एक मास्टर इंजीनियर ये बात अच्छे से जानता है कि डैमेज्ड टूल सिर्फ काम करने वाले की जान के लिए खतरा नहीं है, ये पूरी फैसिलिटी के लिए एक भारी डाउनटाइम का कारण बन सकता है। मतलब एक स्पार्क और पूरे प्लांट का प्रोडक्शन ठप? सही कहा। और इसी डाउनटाइम को रोकने के लिए सिस्टम डिजाइन में सुरक्षा उपकरणों का सही चुनाव बहुत जरूरी हो जाता है। तो सुरक्षा उपकरणों से मुझे स्रोत का एक और अहम हिस्सा याद आया, जहां MCB और RCD के बुनियादी अंतर को बताया गया है। हाँ, MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और RCD यानी रेसिडुअल करंट डिवाइस। बिल्कुल, पर स्रोत में ना RCBO के इस्तेमाल पर बहुत जोर दिया गया है। मैं ये सोच रही थी कि जब एक पूरी कमर्शियल बिल्डिंग डिजाइन होती है तो क्या हर सर्किट पर RCBO लगाना आर्थिक रूप से सही है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, क्योंकि मतलब ये साधारण ब्रेकर से काफी महंगे आते हैं ना। हाँ, इनकी अपफ्रंट कॉस्ट यानी शुरुआती खर्च तो ज्यादा होता ही है, लेकिन आपको इसे न्यूसेंस ट्रिपिंग के नजरिए से देखना होगा। न्यूसेंस ट्रिपिंग यानी बार बार बिना वजह ट्रिप होना। बिल्कुल। मान लीजिए एक बड़े डेटा सेंटर में एक साधारण RCD लगा है जो 10 सर्किट्स को कवर करता है। अब किसी एक सर्किट की मान लीजिए कॉफी मशीन में हल्का सा फॉल्ट होता है, तो RCD ट्रिप कर जाएगा। हाँ, और नतीजा ये होगा कि पूरा फ्लोर या कोई क्रिटिकल सर्वर रूम शटडाउन हो जाएगा, सिर्फ एक कॉफी मशीन की वजह से। अरे! और उस शटडाउन से जो नुकसान होगा वो RCBO की कीमत से कई गुना ज्यादा होगा। मैं समझ गई। यही पॉइंट है। RCBO का काम है फॉल्ट को आइसोलेट करना। अगर कॉफी मशीन खराब है तो वो सिर्फ उसी सर्किट की पावर काटेगा, बाकी बिल्डिंग चलती रहेगी। तो ये सिर्फ सेफ्टी नहीं बल्कि बिजनेस को चालू रखने का एक इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। एक मास्टर हमेशा लाइफ साइकिल कॉस्ट देखता है, सिर्फ इंस्टॉलेशन का बिल नहीं। बहुत ही शानदार नजरिया है ये। और ये जो फॉल्ट आइसोलेशन की बात है, ये हमें तारों के अंदर बहने वाले उस अदृश्य विज्ञान की तरफ ले जाती है। हाँ, पावर फैक्टर की बात कर रही हैं आप। एकदम सही पकड़े। स्रोत में पावर फैक्टर का जिक्र है। अब इंजीनियरिंग में इसे अक्सर बियर के ग्लास वाले उदाहरण से समझाते हैं, जो मुझे काफी क्लीशे लगता है। हाँ, वो बियर और झाग वाला उदाहरण तो सबने सुना है। तो अगर हम इसे एक भारी मालगाड़ी से समझें, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि इंजन की वो ऊर्जा जो असल में डिब्बों को खींच रही है, वो रियल पावर या किलोवाट है? हाँ, बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं आप। और जो ऊर्जा सिर्फ उस भारी इंजन के खुद के वजन और पटरियों के घर्षण से लड़ने में खर्च हो रही है, जो कोई काम नहीं कर रही, वो रिएक्टिव पावर यानी KVAR है। अमेजिंग। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। रिएक्टिव पावर असल में कोई आउटपुट नहीं दे रही, लेकिन इसके बिना आप मोटर को चला भी नहीं सकते। अच्छा, तो इसकी जरूरत क्यों होती है? देखिए, इंडस्ट्रियल मोटरें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर काम करती हैं। उस चुंबकीय क्षेत्र को बनाने के लिए ये रिएक्टिव पावर चाहिए होती है। समझ रही हूँ।
लेकिन दिक्कत यह है कि ये रिएक्टिव पावर जनरेटर से मोटर तक जाती है और फिर वापस जनरेटर तक आती है। ये केबल के अंदर बेवजह का ट्रैफिक जाम लगा देती है। मतलब ये केबल की करंट ले जाने की क्षमता को घेर रही है, वो भी बिना कोई रियल आउटपुट दिए। एकदम सही। और इसी से पावर फैक्टर खराब होता है। अगर पावर फैक्टर 0.7 है तो मतलब सिस्टम की 30% क्षमता सिर्फ इस चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखने में वेस्ट हो रही है। और इससे केबल गर्म होंगी, ट्रांसफार्मर पे लोड पड़ेगा। बिल्कुल। और I2R लॉस के कारण बिजली का भारी बिल आएगा। इसीलिए फैक्ट्रियों में पावर फैक्टर करेक्शन के लिए कैपेसिटर बैंक लगाते हैं, जो मोटर के पास ही उस रिएक्टिव पावर को मैनेज कर लेते हैं ताकि मेन लाइन पर बोझ ना पड़े। बिल्कुल। आप तो एकदम मास्टर इंजीनियर की तरह सोच रही हैं। शुक्रिया। पर इस पूरे ट्रांसमिशन को समझने के लिए स्रोत में ओम के नियम का भी बहुत गहराई से जिक्र है। मतलब V = IR सिर्फ एक रटने वाला फॉर्मूला नहीं है। अरे नहीं, ये तो पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की रीड है। हाँ, जब कोई इंजीनियर फॉल्ट लूप इम्पीडेंस कैलकुलेट करता है तो वो असल में क्या देख रहा होता है? क्या वो ये देखता है कि शॉर्ट सर्किट होने पर तार का रेजिस्टेंस इतना कम हो कि ब्रेकर ट्रिप कर सके? आपने बिल्कुल सटीक बात बोली। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो हम चाहते हैं कि करंट इतनी तेजी से बढ़े कि ब्रेकर कुछ मिलीसेकंड में ही गिर जाए। ताकि आग ना लगे। सही बात। लेकिन अगर तार बहुत लंबा है या कनेक्शन कहीं से ढीला है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और ओम के नियम के हिसाब से बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस करंट को रोक देगा। ओहो, मतलब फॉल्ट करंट इतना कम हो जाएगा कि ब्रेकर को लगेगा ही नहीं कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। बिल्कुल। ब्रेकर सोचेगा कि बस कोई मशीन चल रही है, वो तुरंत ट्रिप नहीं करेगा। तार गर्म होता रहेगा और फाइनली आग लग जाएगी। बाप रे, मतलब रेजिस्टेंस हमेशा हमारा दोस्त नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा टेक अवे है। हाँ बिल्कुल। स्रोत में एक और टेक्निकल चीज है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। वो है 230 वोल्ट AC का पीक वोल्टेज। RMS और पीक का डिफरेंस। हाँ, हम हमेशा कहते हैं कि घर में 230 वोल्ट आ रहा है, पर इसका असली पीक तो 325 वोल्ट तक जाता है। हाँ, तो क्या आप इस अंतर को थोड़ा डिकोड करेंगे? इंसुलेशन इसके आधार पर कैसे तय होता है? इसे समझने के लिए हमें AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म को विजुअलाइज करना होगा। वो जो लहर की तरह ऊपर नीचे जाती है। बिल्कुल। ये करंट 0 से शुरू होकर एक मैक्सिमम ऊंचाई तक जाता है और फिर वापस आता है। 230 वोल्ट जिसे हम RMS कहते हैं, वो इसका सिर्फ प्रभावी हीटिंग मान है। यानी वो सिर्फ एवरेज इफेक्ट बता रहा है। हाँ, 230 वोल्ट AC उतनी ही गर्मी पैदा करेगा जितनी 230 वोल्ट DC। लेकिन उस वेव की जो सबसे ऊपरी चोटी है वो असल में 325 वोल्ट पर हिट करती है। तो जब इंजीनियर केबल का इंसुलेशन डिजाइन करते हैं तो क्या वो 230 को नहीं देखते? बिल्कुल नहीं। इंसुलेशन को इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस झेलना होता है और वो स्ट्रेस हर सेकंड में कई बार 325 वोल्ट तक पहुंच रहा है। वाह, ये तो बहुत क्रिटिकल जानकारी है। हाँ, इसीलिए तारों की रेटिंग अक्सर 600 वोल्ट या 1000 वोल्ट होती है, ताकि वो इस पीक स्ट्रेस और अचानक आने वाले सर्ज को झेल सके। और जब हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो विज्ञान और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। स्रोत में कोरोना इफेक्ट और स्किन इफेक्ट की बात की गई है। हाँ, हाई फ्रीक्वेंसी और हाई वोल्टेज का खेल है सारा। मतलब स्किन इफेक्ट ये बताता है कि करंट तार के बीच से नहीं बल्कि सिर्फ उसकी सतह से बहता है। बिल्कुल। हाई फ्रीक्वेंसी पर तार के बीच में मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ यानी सतह की ओर धकेल देता है। इसीलिए हम एक मोटे तार की जगह कई पतले तारों को मिलाकर स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स बनाते हैं। एकदम सही। ताकि करंट को बहने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया मिल सके। और वो कोरोना इफेक्ट क्या है? जब वोल्टेज जितना ज्यादा हो जाए कि तार के आसपास की हवा का ही ब्रेकडाउन हो जाए, हवा आयनाइज होकर खुद कंडक्टर बन जाती है। अरे, मतलब हवा से बिजली लीक होने लगती है? हाँ, इसी से वो नीली रोशनी और आवाज आती है हाई टेंशन लाइनों में और ऊर्जा बर्बाद होती है। ये साफ दिखाता है कि पैमाने के साथ विज्ञान कैसे बदल जाता है। अब जैसे ही हम घरों से निकलकर औद्योगिक स्वचालन यानी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं तो रूल्स और भी सख्त हो जाते हैं। बिल्कुल। इंडस्ट्रियल स्केल पर तो छोटी सी गलती भी भारी पड़ती है। इसी स्केल को लेकर मुझे स्रोत में दी गई वोल्टेज ड्रॉप की उस 3% वाली लिमिट के बारे में पूछना है। NEC स्टैंडर्ड्स वाली लिमिट? हाँ, अब एक विशाल कारखाने में जहां मीलों लंबी केबल बिछी है वहां कॉपर की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो इस 3% की लिमिट पर इतना आड़े रहना आर्थिक रूप से कितना सही है? क्या इसे 5 या 7% नहीं कर सकते? ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो अक्सर मीटिंग्स में क्लाइंट्स पूछते हैं।
पैसे बचाने के लिए। लेकिन यहाँ हमें मोटर की फिजिक्स देखनी होगी। अच्छा, कैसे? मान लीजिए एक 100 किलोवाट की मोटर है। अगर आप पतली केबल लगाते हैं और 7% वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है तो मोटर को कम वोल्टेज मिलेगा। तो वो स्लो चलेगी? नहीं, मोटर को अपना काम तो पूरा करना है ना। एक 100 किलोवाट आउटपुट देने के लिए वोल्टेज कम होने पर वो लाइन से ज्यादा करंट खींचने लगेगी। ओह, और ज्यादा करंट मतलब ज्यादा हीट? बिल्कुल, और ये हीट स्क्वायर के प्रोपोर्शन में बढ़ती है। ये एक्स्ट्रा गर्मी मोटर की वाइंडिंग को कुछ ही टाइम में जला देगी। मतलब जो पैसा केबल में बचाया था वो मोटर जलने और काम रुकने में स्वाहा हो जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए 3% का रूल कोई मनमाना नंबर नहीं है। ये आपके इंडस्ट्रियल एसेट्स को बचाने का एक क्रिटिकल पैरामीटर है। मैं समझ गई। और इसी तरह एसेट्स और लोगों को बचाने के लिए कमर्शियल और रेजिडेंशियल जगहों पर AFCI जैसे डिवाइस भी लगते हैं। हाँ, आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। पर एक नॉर्मल MCB और AFCI में बुनियादी फर्क क्या है? आखिर दोनों का काम तो आग रोकना ही है ना? देखिए, MCB करंट के ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट पर काम करता है। जब करंट बहुत ज्यादा हो जाता है तब वो ट्रिप होता है। लेकिन एक आर्क फॉल्ट बहुत कम करंट पर भी हो सकता है। जैसे कोई प्लग ढीला हो या चूहे ने तार काट दिया हो, वहां स्पार्किंग होती है। और वो करंट इतना कम होता है कि MCB को पता ही नहीं चलता। एकदम सही। MCB सोचता है सब नॉर्मल है, लेकिन AFCI के अंदर माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। मतलब उसमें एक छोटा कंप्यूटर है? हाँ, वो लगातार करंट की वेव फॉर्म को एनालाइज करता है। स्पार्किंग होने पर वेव फॉर्म में खास तरह की नॉइज आती है। AFCI उस पैटर्न को पहचानकर आग लगने से पहले ही पावर कट कर देता है। वाओ! तो ये हार्डवेयर से ज्यादा एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सेफ्टी है। बिल्कुल। और हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की तरफ जाने की इस बात ने मुझे ऑटोमेशन की याद दिला दी। स्रोत में VFD और सॉफ्ट स्टार्टर्स का बहुत अच्छा जिक्र है। हाँ, मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत जरूरी है। मुझे इतना तो समझ आ गया कि बड़ी मोटरों को स्टार्ट करते वक्त इन रश करंट बहुत ज्यादा होता है, शायद नॉर्मल से 6-7 गुना। हाँ, और ये ग्रिड को जबरदस्त झटका देता है। मैकेनिकल पार्ट्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो सॉफ्ट स्टार्टर तो बस वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाता है, पर ये VFD क्या अलग करता है? VFD यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ये पूरी तरह गेम चेंजर है। सॉफ्ट स्टार्टर सिर्फ चालू करने के लिए है, पर VFD मोटर की स्पीड को लगातार कंट्रोल कर सकता है। कैसे? ये पहले AC पावर को DC में बदलता है और फिर वापस उसे एक सिंथेटिक AC वेव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सिंथेटिक AC मतलब अपने हिसाब से बनाई हुई? बिल्कुल, इसमें वो अपनी मर्जी से फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों बदल सकता है। अगर कन्वेयर बेल्ट को आधी स्पीड पर चलाना है तो VFD फ्रीक्वेंसी कम कर देगा। इससे बिजली की जबरदस्त बचत होती है। ये तो कमाल की टेक्नोलॉजी है। मोटर की बात चल ही रही है तो इंडक्शन मोटर के सिद्धांत में एक शब्द आया था, स्लिप। ओहो, स्लिप! ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सबसे खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। मुझे तो ये पढ़ के बड़ा विरोधाभासी लगा। मतलब रोटर को हमेशा मोटर के मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा धीमा क्यों रहना चाहिए? अगर वो फुल स्पीड पकड़ ले तो मोटर बंद क्यों हो जाएगी? मैं बताता हूँ। फैराडे के नियम को याद कीजिए। बाहर का हिस्सा यानी स्टेटर एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अंदर का रोटर उस फील्ड के प्रभाव में घूमता है। ठीक है। लेकिन रोटर में करंट तभी पैदा होगा जब वो उन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइनों को काटेगा। और लाइनों को काटने के लिए रोटर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थोड़ी सी स्पीड का अंतर होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। तो अगर दोनों की स्पीड सेम हो गई तो रिलेटिव मोशन 0 हो जाएगा। कोई लाइन नहीं कटेगी, रोटर में कोई वोल्टेज नहीं बनेगा और टॉर्क सीधा 0 हो जाएगा। बाप रे! इसीलिए मोटर को चलते रहने के लिए रोटर को हमेशा उस मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा स्लिप करना पड़ता है, थोड़ा पीछे रहना पड़ता है। ये तो इंजीनियरिंग की एक गजब की विडंबना है। काम करने के लिए थोड़ा पीछे रहना ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और आज के समय में इन सारी मोटरों और मशीनों को कंट्रोल करता है हमारा SCADA और PLC सिस्टम। PLC यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। स्रोत में इस पूरे पदानुक्रम को बहुत अच्छे से समझाया गया है। लेकिन ये पुराने रिले सिस्टम से PLC की तरफ जाना, क्या ये सिर्फ एक अपग्रेड है या पूरी तरह से एक पैराडाइम शिफ्ट है? तो क्या करते थे? तो इलेक्ट्रिशियनों को कंट्रोल पैनल के अंदर सैकड़ों तारों और रिलेज को दोबारा हाथ से जोड़ना पड़ता था। इसमें कई दिन लग जाते थे। ओहो, और गलती होने के चांसेस भी बहुत होंगे। बिल्कुल। PLC ने उस सारे हार्डवेयर लॉजिक को सॉफ्टवेयर में बदल दिया।
अब सेंसर्स डेटा लेते हैं, पीएलसी उस पर तुरंत सॉफ्टवेयर लॉजिक लगाता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो वाल्व बंद कर दो। और SCADA क्या करता है? SCADA सिस्टम ऑपरेटर की स्क्रीन पर पूरी फैक्ट्री का एक लाइव विजुअल डैशबोर्ड दिखा देता है। मतलब एक मास्टर इलेक्ट्रिशियन को अब सिर्फ तार नहीं जोड़ने, उसे कोडिंग और नेटवर्क भी समझना पड़ता है। एकदम सही। और यही बात हमें करियर एक्सीलेंस और उस मास्टरमाइंड वाले आखिरी हिस्से तक ले जाती है। हाँ, क्योंकि तकनीकी ज्ञान तो एक तरफ है, पर फील्ड में इंसानों को हैंडल करना बिल्कुल अलग चीज है। बिल्कुल, सॉफ्ट स्किल्स की बहुत जरूरत होती है। जैसे स्रोत में एक बहुत ही टफ सिचुएशन दी गई है। कल्पना कीजिए, एक प्रोडक्शन मैनेजर भारी दबाव में है, एक क्रिटिकल मशीन का ब्रेकर बार बार ट्रिप हो रहा है। बहुत ही आम स्थिति है इंडस्ट्री में। और वो मैनेजर आपसे आके कहता है, मुझे प्रोडक्शन टारगेट पूरा करना है, इस ब्रेकर को बाईपास कर दो, तार डायरेक्ट जोड़ दो। तो एक प्रोफेशनल मास्टर इसे कैसे संभालेगा? देखिए, एक साधारण वर्कर शायद प्रेशर में आके वो ब्रेकर बाईपास कर दे, पर यह तबाही को न्योता देना है। क्योंकि ट्रिप होना तो एक लक्षण है ना। बिल्कुल, ब्रेकर बता रहा है कि सिस्टम की थर्मल लिमिट पार हो गई है। अगर आपने उसे बाईपास किया तो आपने उस केबल को ही फ्यूज बना दिया, वो पिघलेगी और आग लग जाएगी। तो मास्टर इलेक्ट्रिशियन क्या करेगा? वो सीधा मना कर देगा। वो सीधा नहीं कहने के बजाय एसेट प्रोटेक्शन की भाषा में बात करेगा। मतलब फाइनेंस और नुकसान के नजरिए से समझाएगा। हाँ, वो मैनेजर से कहेगा, देखिए अभी 10 मिनट मशीन रुकने से आपका नुकसान हो रहा है, मैं समझता हूं, लेकिन अगर हमने इसे बाईपास किया तो मोटर जल जाएगी और प्रोडक्शन 10 मिनट नहीं 3 दिन के लिए रुक जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं असली फॉल्ट खोजकर इसे सुरक्षित तरीके से चालू कर देता हूं। यह है कॉन्फिडेंस और एजुकेट करने का तरीका। और सुरक्षा के इसी कॉन्फिडेंस से जुड़ी एक और जबरदस्त प्रक्रिया स्रोत में बताई गई है, लोटो। लॉकआउट टैग आउट, ये तो लाइफ सेवर है। हाँ, पर इसे अक्सर सिर्फ एक रूल मान लिया जाता है। लेकिन अगर इसके पीछे की साइकोलॉजी देखें तो ये कम्युनिकेशन के गैप को ही खत्म कर देता है। बिल्कुल कर देता है। लोटो का मतलब सिर्फ ब्रेकर पर ताला लगाना नहीं है, ये इंसानी गलतियों पर निर्भरता खत्म करता है। क्योंकि ज्यादातर एक्सीडेंट्स तो इसीलिए होते हैं ना कि किसी ने सोचा कि काम खत्म हो गया है और स्विच ऑन कर दिया। एकदम सही। लोटो ऑपरेटर को एक मनोवैज्ञानिक कंट्रोल देता है। जब आप मेन ब्रेकर बंद करके उस पर अपना ताला लगाते हैं और चाबी अपनी जेब में रख लेते हैं, तो आप एक तरह से ऐलान कर रहे हैं कि जब तक मैं यहाँ हूँ ये मशीन चालू नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये एक वर्कर की ऑटोनॉमी का सबसे पावरफुल रूप है। और ऐसी ही पावरफुल और नई चीजों के साथ अपडेट रहने के लिए स्रोत लगातार सीखते रहने पर बहुत जोर देता है। हाँ, कंटिन्यूअस लर्निंग के बिना आप इस फील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते। चाहे वो नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के अपडेट्स हों या नए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, क्योंकि तकनीक तो रुकने वाली है नहीं। मास्टर इलेक्ट्रिशियन कभी ये नहीं सोचता कि उसे सब कुछ आता है। जैसे जैसे सोलर, विंड और बैटरी सिस्टम्स ग्रिड में आ रहे हैं, फॉल्ट्स का नेचर भी बदल रहा है। तो जो आज से 10 साल पहले सही था वो आज शायद आउटडेटेड हो चुका है। बिल्कुल हो सकता है। ये पूरी चर्चा हमें दिखाती है कि ये प्रोफेशन फिजिक्स, अर्थशास्त्र और साइकोलॉजी का कितना बेहतरीन संगम है। अब इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल आ रहा है। बताइए, क्या सवाल है? हमने देखा कि कैसे रिलेज की जगह पीएलसी ने ले ली और हार्डवेयर अब सॉफ्टवेयर बन गया है। SCADA और IoT के जरिए सब कुछ इंटरनेट से जुड़ रहा है। हाँ, इंडस्ट्री 4.0। 4.0। तो इसे देखते हुए क्या आपको लगता है कि भविष्य के मास्टर इलेक्ट्रिशियन को अपने प्लायर और पेचकस से ज्यादा समय कंप्यूटर स्क्रीन, नेटवर्क हैकिंग से बचाव और कोडिंग के साथ बिताना पड़ेगा? ये बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। मतलब क्या भविष्य की इलेक्ट्रिकल वायरिंग भौतिक तारों की बजाय पूरी तरह से डिजिटल डेटा और वायरलेस एनर्जी का नेटवर्क बन जाएगी? ये एक ऐसा विचार है जो इस पेशे की पूरी परिभाषा को ही बदल सकता है। बिल्कुल, सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है ये। तो श्रोताओं के लिए इसी विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल।